अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। आज की तमाम अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में मेरे पास आज तकरीबन 17 खबरें हैं। इस पाकिस्तान की अहम खबरें हैं, एक एक करके आपकी खिदमत में मैं बताता चलूँगा। उसमें हाई कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, प्रेसिडेंट साहब की मीटिंग थी इलेक्शन कमीशन के साथ, उसका क्या हुआ, उसके बाद पीटीआई की मीटिंग हुई है इलेक्शन कमीशन के साथ, उसके क्या हवाल हैं। पीएम साहब ने एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में एक बात कही है, उसके बारे में डॉलर का रेट है, इमरान खान की बहनों की मुलाकात नहीं होने देगी, और इसी तरह से दूसरी खबरें हैं। 18 तकरीबन मेरे पास 17-18 खबरें हैं। और पहली खबर से शुरू करते हैं जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज पेशी थी, इमरान खान साहब के वकला पेश हुए और फैसला होना था आज, लेकिन आज भी फैसला नहीं हो सका। पीटीआई के तमाम वकला की खबरें, जो बयानात थे वो सारे ले लिए गए, दलाइल सारे मुकम्मल हो गए, लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने वक्त दे दिया है कल तक का। वो वक्त दिया इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने कहा कि मुझे एक ही दिन दिया था आपने तैयारी के लिए, तो हमें थोड़ा सा आप रियासत को भी इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि मुआफ़ीनामा का मसला है, यानी किसी की सज़ा मुअत्तली का मामला है, तो इसमें आप रियासत को ऑन बोर्ड लें। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने जो है वो उसमें कल तक का वक्त दे दिया। कल 11:30 बजे दोबारा इसके ऊपर हेयरिंग होगी। उन्होंने कहा कि आप दलाइल मुकम्मल करें नमाज तक, कल 11:30 बजे से लेकर नमाज से पहले पहले आप ख़त्म करें दलाइल, ताकि हम अपना फैसला सुनाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी इंतज़ार में कि अब पहले देखें हाई कोर्ट क्या कहती है, और उसके बाद हम भी उसमें अगर इंटरफेरेंस की ज़रूरत पड़ी तो हम उसमें इंटरफेयर करेंगे। उसके बाद आता है मामला जनाब ईसीपी का। प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात, सदर साहब ने ख़त लिखा था कल इलेक्शन कमीशन को कि आए आपके मिले आके और इलेक्शन की डेट दें। उसके ऊपर आज जो है वो इलेक्शन कमिश्नर ने वापस ख़त लिखा है। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो आपका दायरा इख्तियार नहीं है, ये जो डेट देनी है इलेक्शन की, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज करके गए हैं, ये जो पीएम साहब ने चेंज किया है, ये जो पीडीएम की हुकूमत थी उन्होंने जो चेंज किया है, उसके बाद ये सारा इख्तियार अब इलेक्शन कमीशन के पास है, यानी हम डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन कब होना है, इसमें अब आप डिसाइड नहीं करेंगे। तो उन्होंने वो ख़त का जवाब ख़त के साथ ही दे के फ़ारिग कर दिया उनको। उसके बाद आते जी पीटीआई की जो मीटिंग हुई इनके साथ इलेक्शन कमीशन के साथ। इलेक्शन कमीशन ने सब पार्टीज़ के उनको बुलाया। उन्होंने कहा जनाब आएँ आके इलेक्शन के ऊपर बात करते हैं, आएँ आपके अपने मुलाहज़ात बताएँ इलेक्शन के बारे में, उससे पहले पहले आपको क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए। तो पीटीआई वाले भी गए, उनमें से बाबर अवान साहब थे और साथ उनके जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब थे, ये दोनों गए जनाब, और इन्होंने जाके अपने मुलाहज़ात रखे। उन्होंने कहा एक तो डिसाइड हो गया कि अगले इलेक्शन में बल्ला ही पीटीआई का निशान होगा, इसके ऊपर इत्तफाक हो गया है। और उसके अलावा पीटीआई की तरफ से ये कहा गया कि जनाब 90 दिन के अंदर अंदर आप आईनी तरीके से इलेक्शन करवाएं। इसके ऊपर फिर जवाब मिला कि चूँकि हल्का बंदियाँ नहीं करवाने का ये दूसरी जमातों ने रेजोल्यूशन पास की थी, तो इसके ऊपर साइन कर दिए वो उन्होंने, तो अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने मुश्किल हैं। तो ये उन्होंने उसका जवाब दिया, तो जिसके ऊपर अब फिर से ज़ाहिर है कि एक नया तनाज़ा शुरू हो गया हुआ है। हर तरफ यही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो ताकि आइन बचाया जा सके। उसके बाद जनाब अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात हुई है इलेक्शन कमीशन के साथ, यानी इलेक्शन कमिश्नर ने खुद तो कह दिया, सदर पाकिस्तान को कह दिया कि जनाब मैं नहीं मिल सकता आपसे। उनको तो सीधा चिट्टा इनकार कि जनाब ये देख लें, ख़त में लिख दिया कि ये आइन है, ये कानून है और इसके ऊपर मैं आपसे नहीं मिल सकता। लेकिन अमरीकी सफ़ीर से उनकी मुलाकात हुई है और अमरीकी सफ़ीर ने उसमें कुछ चंद बातें की हैं। वो बातें मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने मुलाकात के अंदर जनाब ये कहा कि डोनाल्ड ब्लूम उनका नाम है सफ़ीर का। उन्होंने कहा कि रियासत अमरीका जो है ये पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करती रहेगी, दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए काम करते रहेंगे। मजीद कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। ये फक्की उन्होंने जो मीडिया पे आई, ये वो फक्की है। हालांकि मुलाकात में असल एजेंडा क्या था उसकी समझ नहीं आ सकी। इसको कुछ लोग नॉर्मल कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये गैर मामूली मुलाकात थी। असल मामला क्या है, इसके ऊपर बहस आपको मिलती रहेगी आइंदा कुछ दिनों में, क्योंकि ये आज ही के दिन खान की तोशा खाना में रिहाई का मामला था, और आज ही इलेक्शन कमीशन जिसने केस किया हुआ इमरान खान साहब पे, उनके साथ अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। तो ये एक नई बहस का आगाज़ इससे हो गया है। उसके बाद आते हैं जनाब काकड़ साहब जो हैं, वज़ीर आज़म निगरान जो हैं, इन्होंने एक जुमला इनका बड़ा वायरल हुआ है। इन्होंने कहीं बैठ के ये बात की है कि मैं अक्सर सुन रहा हूँ कि लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं, तो इसमें क्या मसला है अगर वो जा रहे हैं। इतना सही जुमला उनका वायरल हो गया है। इसके ऊपर जनाब मैंने ये रिसर्च किया, 2022 में यानी पिछले साल में 6,65,000 लोग पाकिस्तान छोड़ गए थे, और इस साल के मिड तक, सिर्फ जून तक 8 लाख लोग जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान छोड़ गए। तो कुल मिला के 14,65,000 ये वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड आईनी कानूनी तरीके से ये लोग मुल्क छोड़ कर गए हैं, यानी वीज़ा लिया, फिर वो डिपार्चर किया, स्टैंप लगवाई, एग्जिट की, और वो लोग गए हैं।
लेकिन वो जो आए दिन हज़ारों की तादाद में, रोज़ाना की बेस पे हज़ारों की तादाद में ये डंकी लगा के जाते हैं, इनका तो रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 1.5 साल में, सवा साल में तकरीबन 20 लाख लोग मुल्क छोड़ गए हैं। और काकड़ साहब कह रहे हैं कि कोई इसमें कोई मुझे तो प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। आपको प्रॉब्लम हजूर इसलिए नज़र नहीं आ रही कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कि जिनका वैसे तो कोई आप में से माई बाप बनता कोई नहीं है, उसकी कोई कदर नहीं करता, उसको वोट डालने का भी हक नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि जब वो मुल्क से बाहर जाता है तो वो आपकी स्ट्रेंथ बनता है, वो इकॉनमी बढ़ाता है। बाहर जाके वो बंदा लाखों रुपए महीने के भेजता है तो आपके लिए तो वो एक और स्लेव बन गया ना, एक और गुलाम बन गया जो आपकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ कर रहा है, दे रहा है। लेकिन कभी आप उसकी जगह पे रह के देखिए, अपने बीवी बच्चे छोड़ के जाएं बाहर ओवरसीज, जाएं वहां पे कमाई करने के लिए, अपना मुल्क छोड़ के, अपना वतन छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, अपनी गलियां, अपने दोस्त, वो मौसम, वो खाना पीना, सब कुछ कुर्बान करके 1 साल के लिए जाएं जरा बाहर किसी मुल्क में। फिर आकर यही बात अगर आपसे वो कोई पूछेगा तो शायद आप ये जवाब ना दे जो आपने अभी दिया कि फिर क्या हो गया अगर वो लोग जा रहे हैं। और इसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक कि 2 लाख वो लोग हैं जो इंतहाई काबिल हैं, यानी डॉक्टर्स, लॉयर्स, फिजिशियंस, टेक्निकल जो फील्ड्स में, यानी वो लोग तमाम पाकिस्तान छोड़कर चलेंगे। और काकड़ साहब कह रहे हैं कि इसमें कोई मजायका नहीं है। डॉलर के ऊपर आए जनाब तो 300 रुपए से ऊपर चला गया डॉलर। इंतहाई ये वो लेवल है जहां तक हम सोचते थे कि डॉलर 300 क्रॉस कर जाएगा, कर गया सरकार। और 325 रुपए का भी डॉलर पाकिस्तान में नहीं मिल रहा है। ये सिचुएशन है इस वक्त। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने मुलाकात की कोशिश की और उन्हें मिलने नहीं दिया गया। वो जेल में गई मिलने के लिए, लेकिन उनकी बहनों को उनसे मुलाकात नहीं करने दी गई। लेकिन दूसरी तरफ ईमान मज़ारी की जब जेल में बात हुई कि जनाब उनको अंदर रखें अभी 2-3 दिन के लिए रिमांड में, या जुडिशल कर दिया गया उनको, तो साथ में जज ने नोट लिखा है कि ईमान मज़ारी की वालदा के साथ मिलने में रुकावट नहीं आनी चाहिए। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिएगा कि क्या इमरान खान का जो गुनाह है, जिसको हम गुनाह ही कह लें, तो क्या वो ईमान मज़ारी से ज़्यादा बड़ा गुनाह है? नहीं, यकीनन नहीं। आगे चलते हैं जनाब। इमरान खान साहब के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि अगर इनको ये तोशाखाना के केस से अगर छूट भी जाते हैं, जब ये रिहाई मिल जाती है, तो उसके बाद इनको दोबारा पकड़ लेंगे किसी और केस में। तो उसके ऊपर उनके वकीला का ये कहना है कि हम ऑलरेडी पिटीशन दायर कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब इनके जितने भी केसेस हैं उनमें चूंकि वो अंदर थे तो इसलिए वो पैरवी नहीं कर सके, तो उस पैरवी ना करने के ऊपर जमानतें मंसूख हुई हैं। इसलिए आप ये साथ में जारी करें हुक्म कि इनको किसी भी मुकदमे में, चाहे वो नॉन हो अननोन हो, किसी भी केस में खान साहब को गिरफ्तार ना किया जाए। तो ये भी उसके साथ साथ ही चल रहा है। तो कल जब ये हाई कोर्ट ये ऐलान करेगी, मतलब ये फैसला करेगी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये पिटीशन ऑलरेडी पड़ी हुई है कि जहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट में अगर जज साहब जो हैं ये वो ऐलान करते हैं कि जनाब इमरान खान साहब के साथ ये मजीद गिरफ्तारी वाला सिलसिला नहीं होगा, तो फिर खान साहब इंशाल्लाह वापस घर आ सकते हैं। अता तारड़ साहब ने फिर से कल मशहूर होने की कोशिश की। उन्होंने जनाब जज साहब के ऊपर हमले शुरू कर दिए। जो ही जज साहब ने कल उम्मीद दिलाई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कि जनाब ये केस हम सुनेंगे, कोई टेंशन नहीं है, तो उसी वक्त अता तारड़ साहब कल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने वही बातें कि इमरान खान को पसंद करती हैं चीफ जस्टिस साहब जो हैं, उमर तैयब बंदियाल साहब जो हैं, वो खुद भी और उनकी बीवी भी पसंद करती है। तो वो मदर इन लॉ और लॉ वो जो है ना उसको बातें उन्होंने की अच्छी खासी, और ख़ुद को वो बताया कि जनाब मैं तो इदारों से बड़ा एहतराम करता हूँ उनका, और हम एहतराम करते हैं, ये पाकिस्तान के 90% लोग एहतराम नहीं करते इदारों का। वो अपना उन्होंने वो बताने की कोशिश की। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि चवल बंदे ने। अच्छा जी, आगे आ जाए जी। इमरान खान जो आफ्ताब इकबाल ने एक खबर शेयर की है, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान का वज़न जो है वो तेज़ी से कम हो रहा है। ये जेल में कैद में अमूमन हो जाता है, लेकिन खान साहब के मामले में इसलिए कि स्पोर्ट्समैन है तो उनकी ज़ाहिर है कि खुराक उन्होंने अच्छी रखी हुई है। तो जेल में तो ज़ाहिर है कि वही मिलता है जो दूसरे कैदियों को मिलता है, वहाँ पे कोई न्यूट्रिशन वाली वो ग़िज़ा नहीं मिलती। तो इसलिए उनका जो वेट है वो तेज़ी से और ख़तरनाक है उनकी सेहत के लिए। ये आफ्ताब इकबाल ने आज खबर दी। अच्छा जी, इंडिया का जो चंद्रयान 3 है वो लैंड कर गया है मून के ऊपर। सबसे पहले मुबारकबाद हो इंडिया को। ज़ाहिर है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको मुबारकबाद भी देनी चाहिए। हमारा हरीफ है, हमारा हमसाया मुल्क है, हमेशा से हमारी उनके साथ लड़ाई रहती है, लेकिन इस काम के ऊपर पूरी दुनिया में मुबारकबादें ले रहा है क्योंकि दुनिया का चौथा मुल्क बन गया जो चांद पर चला गया, और वो भी पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क बन गया कि जो उस एरिया पे गया है जो डार्क एरिया है चांद का, जहां पर दूसरे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये उनके लिए एक वाकई कामयाबी वाली बात है। मरियम साहिबा के ऊपर एक चैनल ने रिपोर्ट किया, किसी सहाफ़ी ने, कि इमरान खान साहब की जो तस्वीरें हैं या जो वीडियोज़ हैं
वो जेल में बना के उस कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे जिसका जिक्र किया सेशन जज साहब ने, उन्होंने कहा कि वो जनाब उन तक पहुंचती हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात है यार कि एक औरत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे कि वो किसी ऐसे मर्द का, जिसके मतलब आप कंट्रोवर्सी भी सुनते आए हैं कि आपको पता है कि उसी कमरे में वहाँ पर पेशाब वाली जगह है, उसी कमरे में वहाँ नहाने वाली जगह है, उसी कमरे में बेड लगा हुआ जहाँ पर वो सोते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई छोटा इल्ज़ाम है कि किसी गैर मर्द की, किसी गैर महरम मर्द की वीडियोस और फोटोज़ किसी औरत को भेजने का इल्ज़ाम लगाया जाए, वो भी किसी चैनल के सहाफ़ी ने रिपोर्ट वीडियो बना के जारी की हो और उसके ऊपर ना कोई तरदीद हुई हो। उल्टा इसको ख़बर को पक्का कर दिया मरीम साहबा के आज के बयान में, कि जिसमें उन्होंने फरमाया कि इमरान खान को दूसरे कैदियों से ज़्यादा ही सहूलत दी हुई है, उनको ठीक ही रखा हुआ है। तो मतलब इनको कैसे पता कि ठीक रखा हुआ है? ये तो हुकूमत में नहीं है, इसके बावजूद इनको पता है कि ठीक रखा हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि वो वीडियोस वाली बात सही है। मजीद जनाब मरीम साहबा ने भी आज तोड़ने की कोशिश की है जज साहब को, उमर अता बंदयाल साहब को। उन्होंने कहा कि जनाब ये अपना नाम गंदा कर रहे हैं। और जब चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की कि हमें आप बताएं कि अदालत में कि जो इमरान खान साहब को जो जेल में रखा हुआ उसकी क्या कंडीशन क्या है, हमें लिख कर दें कि आपने क्या सहूलियात दी हुई हैं। तो उसके जवाब में मरीम साहबा ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जनाब जब पिछली बार उसको गिरफ्तार किया गया था खान को, तो आपने उसे जो है ना वो मर्सिडीज़ की पता नहीं कौन सी गाड़ी में छोड़ा था, तो इस बार होटल कैसा रहेगा, तंज किया उसके ऊपर ना जज साहब के ऊपर। तो साथ में कहती हैं कि आपको बड़ी फिक्र लगी है तो उसको हमने ठीक ही रखा हुआ है। तो ये मरीम साहबा ने भी वो मौका जाने नहीं दिया। रोटी की कीमत सरकार 30 रुपये हो गई है KPK में, 50 वाली चीज़ 200 की हो गई है। महंगाई का वो आलम है कि लोग रो रहे हैं, और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों के ऊपर पूरे पाकिस्तान में हर शहर में बिल जलाने का सिलसिला शुरू हो गया हुआ है। मसला ये है कि कोई बोलता ही नहीं है, यानी किसी को शायद ये भी इजाज़त नहीं है कि आप जाके वो माइक जो है वो लोगों के आगे करो और पूछो कि महंगाई का क्या आलम है। हर बंदा रो रहा है, परेशान है, लेकिन इसके ऊपर कोई सहाफ़ी, मेरा कोई चैनल इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ की वापसी कैंसिल हो गई है सरकार। शहबाज शरीफ साहब गए, उन्होंने जाके बात की उनसे कि जनाब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं फाइनल यही हुआ कि मैं वापस नहीं आ रहा। तो सितंबर में जो नवाज शरीफ साहब के वापस आने का मामला था वो एक बार फिर से जनाब कैंसिल हो गया, तो ही इज़ नॉट कमिंग बैक। 18 दिन में कैसे इमरान साहब ने कुरान पढ़ लिया, ये एक नई बहस। कुछ सहाफ़ी जो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं जो इसके ऊपर भी कमेंट करना है, मैं बाज नहीं आए कि 18 दिन में कैसे कुरान पाक पढ़ लिया, जब उनको समझ में नहीं आया। मैं इसके ऊपर बात इसलिए नहीं करना चाह रहा कि शायद ये इनके दिमाग का लेवल है, वो गंद है, वो दिमाग की बवासीर है कि जिनको ये इस तरह की बातें करने में मजबूर करती है कि जो इंसान जेल में 18 घंटे वो बंदा जाग रहा होता है, उसने और करना क्या होता है। तो अगर उसको कुरान पढ़ने का या किसी भी किताब का मुताला करने का शौक़ है तो जाहिर है कि ये 18 दिन तो बहुत ज़्यादा है। अगर पढ़ने वाला बंदा हो तो 10 दिन में भी कुरान पढ़ सकता है, तो इसमें ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन लोग ये बातें करना नहीं छोड़ते, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह की बातें करने का इनको फ़ायदा क्या होता है। कि क्रिटिसिज्म ही होता है एट दी एंड। अगर देखें तो इनको कमेंट्स देख रहे हैं तो जाहिर है कि हर बंदा फिर इनको जवाबन जो है वो गालियाँ निकाल रहा होता है, लेकिन फिर भी ये इस तरह की ही बातें करते हैं। जो आखिरी चीफ जस्टिस साहब का बयान है उसके ऊपर वो यही है कि आप हाई कोर्ट का इंतज़ार करें कि वो फैसला क्या देता है, और उसके बाद हम अपना फैसला सुनाएंगे। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि तब तक हमें ये रिपोर्ट दें कि जेल में इमरान खान साहब को क्या सहूलियात दी गई हैं, ये लिख कर दें। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ये कहा था जनाब। अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।